नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी हिंदी की क्लास में। तो आप लोगों की डिमांड पर आज की जो हमारी क्लास है वो एनसीईआरटी हिंदी की रहेगी। तो आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, ये आपकी रिवीजन क्लास रहेगी। आपने जितना भी पढ़ लिया है प्रश्न लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ कमी है और कहाँ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, पश्यंती निबंध संग्रह किस कवि का है? तो ये धर्मवीर भारती का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मवीर भारती के लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता के बारे में कौन सा कथन अनुचित है? आपको पता है कि गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और उसका जो प्रकाशन था वो 1949 में ही हुआ था। गुनाहों का देवता उपन्यास एक प्रेम कथा है, ये भी बिल्कुल सही है। एक ये ऐसा उपन्यास है जिसमें चंदन और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है। ठीक है, तो ये तीनों ही पॉइंट गुनाहों का देवता उपन्यास के बारे में बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है, ऑप्शन है, यह एक अधूरा उपन्यास है, तो ये इसके बारे में गलत है। तो यही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो 3 पॉइंट जो सही हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं। धर्मवीर भारती का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1926 में हुआ था। ठीक है, पिछला वाक्य कविता संग्रह किसका है? तो ये विष्णु खरे का हो जाएगा। पिछला वाक्य विष्णु खरे। रजिया सज्जाद जहीर की जन्मभूमि भारत का कौन सा राज्य है? तो इनका जन्म हुआ था राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, और कब हुआ जन्म ये भी ध्यान में रखना है, 15 फरवरी 1917 में इनका जन्म हुआ था राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, रजिया सज्जाद जहीर ने विवाह के बाद कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की थी? तो इन्होंने अपनी बीए तक की जो शिक्षा थी वो घर पर ही ग्रहण की थी। उसके बाद इनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद इन्होंने उर्दू में एमए किया था। ये ध्यान में रखना है, उर्दू में एमए किया था और ये 1947 में अजमेर से लखनऊ आ गई थी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। ठीक है, यह ध्यान में रखना है। प्रश्न बन सकता है कि रजिया सज्जाद जहीर अजमेर से लखनऊ कब आई? तो 1947 में आई थी और 1965 में इनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हो गई थी। ये भी सन इम्पोर्टेंट है। अगर एक बात और भी ध्यान में रख सकते हैं, इनकी कहानियों की जो मुख्य विशेषता थी, सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य इनकी कहानियों में था। क्या था? सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य। अगला हमारा प्रश्न है, रजिया सज्जाद मूलतः किस भाषा की कवित्री थी? तो हमने ये देख लिया है कि उन्होंने उर्दू में एमए की थी, तो ये उर्दू की ही कवित्री थी। आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए, यह किस कहानी का कथन है? तो यह नमक कहानी का कथन हो जाएगा। धर्मवीर भारती की कृति अंधाजुग की विदा क्या है? तो अंधाजुग है एक गीति नाटक है। ठीक है, ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? तो यह कथन किस कहानी का है? तो ये काले मेघा पानी दे कहानी का ये कथन है और ये काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती की रचना है। तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए जो घर में पानी होता है वो भी बच्चों के ऊपर डाल दिया जाता है, तो इसी बात को लेके ये बात कही गई है। ठीक है, कितने चौराहे उपन्यास किसका है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का हो जाएगा और इनका जो एनसीईआरटी में रचना है वो पहलवान की ढोलक है। पहलवान की ढोलक कहानी का मुख्य पात्र लुट्टन जब चलता है तो अपनी बाहों को कितने डिग्री खोल लेता है? तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो अपनी बाहों को वो 45 डिग्री तक फैलाकर चला करता था। लुट्टन के गांव में कौन सी बीमारियों का आतंक था? तो हैज़ा और मलेरिया दोनों ही बीमारियां वहां पर
महामारी बन के फैल गई थी और मतलब पूरा गांव नष्ट हो गया था, जिसमें लुट्टन और लुट्टन के दोनों जो पुत्र थे वो भी, जिनको वो पहलवान बना रहा था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। सबकी आवाज़ के पर्दे में काव्य संग्रह किसका है? तो ये विष्णु खरे का हो जाएगा। चारू चंद्र लेख किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, तो यह विचारधारा किसकी है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विचारधारा है, उनका ये कथन है। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर मानवीय मूल्यों की बातें करता है। यहाँ पर अवधूत से क्या तात्पर्य है? अवधूत का मतलब पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सांसारिक बंधनों व विषय वासनाओं से ऊपर उठता आदमी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। इनमें से कौन सी विशेषता शिरीष के फूल की नहीं है? तो शिरीष के फूल को सिरिस भी कहा जाता है, आम लोगों में ये सिरिस के नाम से मशहूर है। यह मैदानी इलाके का वृक्ष है, ये भी ध्यान में रखना है। आकार में ये विशाल होते हैं और पत्ते इसके मोटे मोटे मतलब बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये भी इसके बारे में सही है। इसके फूलों की पंखुड़ियों की जगह रेशे रेशे होते हैं, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर तीसरा पॉइंट हो जाएगा। इसके आकार में जो विशाल होते हैं और इसके जो पत्ते हैं वो बड़े बड़े नहीं होते। ये पत्ते बड़े बड़े इसके नहीं होते हैं। पत्ते कैसे होते हैं? रेशे में होते हैं, मतलब पतले पत्ते होते हैं, बड़े नहीं होते। आकार में ये विशाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। सिरिस नाम है, ये सही है। मैदानी इलाके का वृक्ष है, ये भी सही है। इसके फूलों में पंखुड़ियों की जगह रेशे रेशे होते हैं, ये भी सही है। बस इसमें आधा पॉइंट सही है, विशाल जरूर होते हैं लेकिन पत्ते बड़े बड़े नहीं होते हैं। ये यहाँ पर ये एक चीज़ इसमें के बारे में गलत है। शिरीष के फूल किस संग्रह से लिया गया है? तो ये कल्पलता संग्रह से लिया गया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है, आगे प्रश्न है 1972 में प्रकाशित जनता का आदमी कविता किस कवि की है? तो ये आलोक धनवा की कविता है। कब प्रकाशित हुई? प्रकाशन वर्ष याद रखना है। हरिवंश राय बच्चन जी का निधन कब हुआ था? तो ये 2003 में हुआ था, 2003 में। 1956 में प्रकाशित चक्रव्यूह किसका संग्रह है? तो ये हो जाएगा कुंवर नारायण सिंह का। सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह किस कवि का है? तो ये रघुवीर सहाय जी का हो जाएगा। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण रचना मानी जाने वाली कविता रामदास किसकी कृति है? तो ये भी रघुवीर सहाय जी की हो जाएगी। गजानन माधव मुक्तिबोध के विषय में कौन सी बात असत्य है? सबसे पहले इनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 में ही हुआ था। एक साहित्यिक की डायरी इनकी एक आलोचना है, ये भी सही है। ठीक है, 25 वर्ष की आयु में उन्होंने वडनगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। मुक्तिबोध को नई कविता का अगुआ कवि कहा जाता है, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पर 20 वर्ष आएगा, 25 वर्ष गलत है। 20 वर्ष की आयु में उन्होंने वडनगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की थी। इसमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है? अणिमा है, चोटी की पकड़ है, चतुरी चमार है, सतह से उठता आदमी इनकी रचना नहीं है, जो कि मुक्तिबोध की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो 4 मार्च 1921 में हुआ था। कई बार मंथ भी पूछा जाता है, तो मंथ ध्यान में रखना है। मैंने सन एक लिया है चारों ही ऑप्शन में, लेकिन जो महीने हैं वो अलग अलग हैं, तो ध्यान में रखना है। 4 मार्च 1921 में इनका जन्म हुआ था। वन तुलसी की गंध संस्मरण किसका है? तो ये हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु का। फणीश्वर नाथ रेणु का बहुचर्चित उपन्यास मैला अंचल कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1954 में प्रकाशित हुआ था। निम्न में से कौन सी एक फणीश्वर नाथ की कहानी नहीं है? तो यहाँ पर ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, दीर्घ तपा, एक श्रावणी दोपहर की धूप, ये चारों ही कहानियाँ फणीश्वर नाथ रेणु की हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ पर कोई भी ऐसी कहानी नहीं है जो कि इनकी ना हो। फणीश्वर नाथ रेणु जी को का संपूर्ण साहित्य
रचनावली में कितने खंडों में संकलित हैं? तो ये 5 खंडों में संकलित है। एक गैर रोमानी समय में किसका कविता संग्रह है? तो ये हो जाएगा विष्णु खरे का। ठीक है भाई, एक बात है, वैसे मैं रोज़ रोज़ नहीं कहती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कर कीजिए, और इसके अलावा जब भी वीडियो अपलोड हो तो जल्दी देखने की कृपा करें, ताकि वीडियो आगे जाए। तो व्यूज़ वगैरह आते नहीं हैं तो फिर मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ठीक है, आगे है, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? 1956 में। इनमें से कौन सा एक महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह नहीं है? तो आपदा, संकल्पिता, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार। तो यहाँ पर मेरा परिवार निबंध संग्रह नहीं है। ये क्या है? एक रेखा चित्र है, अतीत के चलचित्र, और एक था स्मृति की रेखाएं, ये भी इनके रेखा चित्र हैं। पथ के साथ ही इनका संस्मरण है। तो ये चारों ही इम्पोर्टेंट हैं, चारों को ध्यान में रखना है। रेखा चित्र कौन सा है और संस्मरण मतलब कौन सा है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो ये यामा पर 1983 में मिला था। ठीक है, कहीं कहीं 1982 भी लिखा होता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। जनेंद्र कुमार द्वारा लिखित त्यागपत्र उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1937 में प्रकाशित हुआ था। अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है? तो ये भी जनेंद्र कुमार की हो जाएगी। कहनी अनकहनी निबंध संग्रह किसका है? तो ये धर्मवीर भारती का हो जाएगा। नेपाली क्रांति कथा किसकी कृति है? नेपाली क्रांति कथा ये वैसे तो रिपोतार्ज है, ठीक है, और विधा ध्यान में रखनी है, और ये फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 40 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। 500 के करीब क्वेश्चन मेरे पास बने हुए हैं। हर रचना को मैंने उसमें लिया है, 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी को। ये बस देखते हैं कि आपका कैसा रिस्पांस रहता है। फिर हर रोज़ एक क्लास आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।